आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नई लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल के बारे में। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को अनवील किया गया और उसके बाद से ये माना जाने लगा कि ये भारत का एक हाइपरसोनिक वेपन है जो कि बेसिकली मैक 6 से मैक 7 की स्पीड को प्राप्त करने में सक्षम होगा। और बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट ये मानते थे कि ये स्पीड भी भारत के हाइपरसोनिक डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखते हुए काफी अच्छी है और आने वाले भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रखा था जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उनको पता था कि एक बड़ा हड़कंप मचने वाला है और अब ऐसा हुआ है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट के माध्यम से ये अवगत करवाया है, ये रिवील किया है कि नवंबर 2024 में इस लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल का एक टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने मैक 10 की टॉप स्पीड को प्राप्त किया था, यानी कि ये मैक 10 की स्पीड पर उड़ी थी और जो हमारा एक्सपेक्टेशन था मैक 6 से मैक 7 का, इसको भी ये एक्सीड कर चुकी थी। लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को जो नवंबर 16 2024 में टेस्ट किया गया था और इसका टेस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था। इनिशियली इसको ये माना गया था कि मैक 6 से मैक 7 की स्पीड को ये प्राप्त करेगी और इसकी जो रेंज होगी वो अराउंड 1000 किलोमीटर की होगी, लेकिन इस टेस्ट के दौरान इसने 1500 किलोमीटर से ज़्यादा की जो रेंज है उसको एक्सीड किया था और मैक 10 की टॉप स्पीड पर ये गई थी। और उसके बाद से डीआरडीओ में खुशी की लहर है क्योंकि ये मिसाइल भारत को एक नया आयाम देने वाली है। और इस ट्रायल के दौरान मिसाइल की परफॉर्मेंस को अलग अलग प्रकार के जो सेंसर्स थे सिस्टम से उनसे ट्रैक भी किया गया था और इसके जो टर्मिनल मैनूवर थे और पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, इसने भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। डीआरडीओ तो इसको लेकर ये टिप्पणी ऑलरेडी कर चुका है कि हमने खुद इस चीज़ को सोचा था कि जो ये एंटीशिप मिसाइल है इससे हम मैक 6 से मैक 7 की स्पीड को प्राप्त करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं ये पूरी तरीके से चौंकाने वाले हैं। दरअसल जो अनुमान लगाए गए थे ये इसके प्रेडिसेसर को लेकर लगाए गए थे जो कि बेसिकली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल थी, जिसका टेस्ट 6 मार्च 2020 में किया गया था और उस दौरान इस टेस्ट बेड ने कुछ इम्प्रेसिव नंबर्स को प्राप्त किया था और उन्हीं के आधार पे जो परिकल्पना थी इस टेस्ट को लेकर के भी की गई थी, लेकिन वो पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी है। अब अगर आपको नहीं पता कि मैक 10 का मतलब क्या होता है, तो मैक 10 का सीधा मतलब ये है कि ये मिसाइल 12,144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है, यानी कि 3.37 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 3.37 किलोमीटर की जो दूरी है उसको कवर कर सकती है और इसके चलते ये लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में अब गिनी जाने लगी है। जैसे कि रशिया की किंजाल हो गई जिसकी टॉप स्पीड मैक 10 है, वहीं चाइना की DF-ZF जिसकी टॉप स्पीड मैक 10 से 12 के बीच में है, उनकी श्रेणी में अब इस मिसाइल को रखा जाने लगा है। डीआरडीओ को इस बात का भरोसा है कि आने वाले निकट भविष्य में इस मिसाइल को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा और भारत की जो हाइपरसोनिक रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर पूरा किया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई एक हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर के। अब बात कर लेते हैं अस्त्र मिसाइल को लेकर। अस्त्र मार्क 3 को लेकर हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो टेस्ट है बहुत जल्दी पूरे किए जाएंगे, लेकिन इन्हीं सब के बीच में डीआरडीओ ने अस्त्र को लेकर के भी एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जहां पर अस्त्र का नाम अब चेंज किया जा चुका है और अस्त्र मार्क 3 को अब गांडीव के नाम से जाना जाएगा। गांडीव जो कि अर्जुन का धनुष था, उनके नाम पर ही इस मिसाइल का नाम गांडीव रखा गया है और इस समय ये मिसाइल टेस्टिंग से गुजर रही है और बहुत जल्दी टेस्टिंग को पूरा करने के बाद भारतीय वायुसेना के जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनको ये मिसाइल दे दी जाएगी और उनका जो एयर टू एयर कॉम्बैट लोड आउट है ये पूरी तरीके से सुसज्जित हो जाएगा और जितनी भी हमारी एरियल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने में वो मिसाइल सक्षम होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। क्या भारतीय वायुसेना क्या पूरी तरीके से अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्वॉल्व करने के लिए इच्छुक है? क्या भारतीय वायुसेना का जो प्लान है उसके अंतर्गत अब हमें प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन देखने को मिलेगी ही मिलेगी? और क्या भारतीय वायुसेना ने ये इंडिकेशन दिया है कि अगर प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन प्राइवेट सेक्टर को मिल जाती है तो ही तेजस मार्क 2 के ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे? ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बातें खुद इंडियन एयरफोर्स से सामने निकल के आई हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह कहा था कि हमें तकरीबन 35 से 40 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का जो प्रोडक्शन रेट है ये तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में प्राप्त करना है और आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम के लिए भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये काम HAL के अकेले के लिए नहीं है, बल्कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो ज्वाइंट वेंचर है वो हमें देखने को मिलना चाहिए।
या तो यहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन दे दें जहाँ पर वो एयरक्राफ्ट का निर्माण करें, और या तो फिर कोई ऐसा सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जाए कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इस काम को आगे बढ़ाए। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने एक और नई कमिटमेंट साझा करी है। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसको रिजेक्ट करने की बात निराधार है क्योंकि भारतीय वायुसेना की नींव इसी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना इस बड़े प्रोग्राम को इस समय मॉडर्नाइज करने पर लगी हुई है। इसके अप्रोच को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और हमारी प्रतिबद्धता इस बात का प्रमाण है कि हम इस एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में जल्दी से जल्दी इंडक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी 120 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर प्रतिबद्ध हैं, जो कि आने वाले भविष्य में मिराज 2000 और मिग-29 यूपीजी को रिप्लेस करेंगे 2034 से 35 तक। लेकिन भारतीय वायुसेना 120 पर रुकने नहीं वाली है, बल्कि ये फेज 1 के बाद फेज 2 की शुरुआत होगी, जहां पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को हरी झंडी देती है तो एडिशनल 180 जेट का ऑर्डर तत्काल भारतीय वायुसेना की तरफ से प्लेस किया जाएगा। और ऐसे में भारतीय वायुसेना के अंदर जो तेजस मार्क 2 की कुल संख्या है वो 300 पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुछ बड़े निर्णय लेने होंगे, और जो पुरानी अभी तक तकनीक, पुराना जो हम रोड मैप यूज करते थे लेट लतीफी वाला, उसमें बदलाव करने की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। और एचएएल को इससे कोई दिक्कत नहीं है। एचएएल पहले भी कह रही है कि अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनियां इच्छुक हैं तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या तेजस मार्क 2 के लिए एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन देखने को मिलेगी? खैर, भारतीय वायुसेना तो इसी प्रयास में है, लेकिन इस पे आधिकारिक कोई भी बयान भारत के रक्षा मंत्रालय से नहीं आया है। और जब तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई बयान न आए, हम इसको लेकर ये नहीं मान सकते कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर काम करने वाला है। हालांकि अभी अगर हम बात करें, तकरीबन 60 तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, इनको बताया जा रहा है कि इस विजन के अंतर्गत प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनवाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। लेकिन ये फिर भी एक एचएएल सेंट्रिक मॉडल होगा और कुल मिलाकर के एचएएल के देखरेख में भी ये काम होने वाला है। अब प्राइवेट पार्टनर्स की बात करें तो इसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन टोब्रो, रिलायंस डिफेंस और दूसरी कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, जो कि इसको लेकर इच्छुक भी हैं और इसको बनाना भी चाहते हैं, ताकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट का जो काम है वो कम से कम समय में पूरा किया जा सके। लेकिन फिर से आपको बता दें कि अंतिम निर्णय भारत के रक्षा मंत्रालय का ही होगा। रक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगी कि कौन सा प्रोग्राम किसके हवाले किया जाना है। लेकिन भारतीय वायुसेना इस समय काफी एग्रेसिव अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत वो एक ऐसा रोबस्ट इकोसिस्टम चाहते हैं जहां पर एडवांस फाइटर्स भारत में बनाए जाएं और कम से कम समय में उनको डिलीवर भी किया जाए। और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कह दिया है कि हमारे पास लेट लतीफी के लिए कोई भी यहाँ पर विकल्प नहीं है। अगर हमें वाकई एयर डोमिनेंस क्रिएट करना है तो हमें कुछ बड़े और सख्त निर्णय लेने होंगे। हो सकता है कि आने वाले 5-6 सालों में उनका कोई फर्क ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी आधारशिला का काम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।